प्यारे बच्चों और मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज के कंसेप्ट को समझा, सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस को समझा, उसके कंसेप्ट को समझा, और लिमिट क्या होता है और किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकाली जाती है, हम लोगों ने इस चीज को भी समझा। उम्मीद करते हैं कि जो पिछले वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी मदद से आप लोगों ने टॉपिक को समझा होगा। आज हम लोग इस टॉपिक में, या फिर यूं कहूं कि मैथमेटिक्स के सबसे कठिन टॉपिक में थोड़ा सा एंटर करेंगे, थ्योरम्स। मैथमेटिक्स में या मैथमेटिक्स में जब भी थ्योरी पार्ट आ जाता है तो बच्चों को बड़ा ही दिक्कत जाती है, बिकॉज मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड, उसको लगाना बड़ा ही आसान होता है, कैलकुलेशन होता जाता है। लेकिन जब क्या कहते हैं मैथमेटिक्स को थ्योरेटिकली समझना हो और हर चीज अजम्पशन पे चले, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। और हम आज उसी टॉपिक में अंदर जाने वाले हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी थ्योरम्स में आप लोगों को किसी भी टॉपिक से संबंधित पढ़ाऊं तो उसको लाइव कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ भी समझाता चलूंगा आपको, यानी कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है ये भी समझाता चलूं, इस तरह का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन टॉपिक्स को जितना हो सके एग्जाम्पल्स से अपने लेवल पर भी समझने का प्रयास करिएगा, खुद से एग्जाम्पल्स को क्रिएट करिएगा और उस थ्योरम के प्रूफ में जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं उनको समझिएगा, ठीक है ना। तभी आपको मजा आएगा। याद करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि थ्योरम्स कभी भी याद नहीं किए जा सकते हैं। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। सो उम्मीद करते हैं कि पुराने वीडियो लेक्चर्स की चीजें आप लोगों के दिमाग में हैं। सीक्वेंस की लिमिट का कंसेप्ट आपको पता है, एप्सिलॉन और एम का मतलब आपको पता है, बिकॉज यही चीजें अब ज्यादातर केस में आपको मिलने वाली हैं, कम से कम थ्योरम्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। हाँ, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थ्योरम्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे अप्लाई करना ज्यादा आसान है बनिस्बत थ्योरम को समझना। लेकिन अगर आप थ्योरम को समझकर फिर उनको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर तो ज्यादा बेहतर होगा और आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर रहेंगे, ठीक है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में इन थ्योरम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो इन थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग थ्योरम्स के ऊपर काम शुरू करते हैं, ठीक। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थ्योरम। वैसे तो ये खाली जगह आप लोगों को कुछ पढ़ाने समझाने के लिए थी, लेकिन सब कुछ मुंह से ही बोल दिया तो ये जगह की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए मैं पहला थ्योरम निकालता हूं, एंड दैट्स अ इंपॉर्टेंट थ्योरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मुझे नहीं पता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस थ्योरम को जरूर करिएगा इंजीनियरिंग वाले बच्चे। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनको तो करना ही है, बिकॉज उनके लिए तो इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। सो द थ्योरम सेज इफ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स Sn n is equals to 1 to infinite, ये सीक्वेंस का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, हैज इट्स लिमिट L, देन लिमिट L इज यूनिक। यानी कि अगर रियल नंबर का कोई सीक्वेंस है और उसकी कोई लिमिट है तो वो लिमिट यूनिक होती है। यानी एक सीक्वेंस की एक ही लिमिट हो सकती है, इससे ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती है, ये आपको प्रूफ करना है। इसी थ्योरम को दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट है तो वो यूनिक होगी, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो बच्चों, जब मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं उनको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, और कभी कभी मैथमेटिक्स में कुछ थ्योरम से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं या फिर उसको पढ़ते समय कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हमारी रियल लाइफ में भी काम आती हैं, ठीक है। अब इस थ्योरम को मैं प्रूफ करने के लिए जिस प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहा हूं उस प्रोसीजर को आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे डिसीजंस में अप्लाई करिएगा, अदरवाइज बड़ा नुकसान हो सकता है।
इसे पूरी लाइफ के जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है। जैसे थ्योरम का जो प्रूफ है उसका पहला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, या फिर पहला सेंटेंस पढ़िए, वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब आप कहेंगे कि सर वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में समझा सकूं, ठीक है। यहां पर तुम लोग समझना हिंदी मीडियम वाले, और अपनी बुक से इसको नोटिंग करना। समझ में आया? आप यहां पर समझ जाओगे तो अपनी बुक में जो प्रूफ दिया होगा ना आपकी हिंदी मीडियम वाली बुक में, आप उसको पढ़कर भी फिर समझ जाओगे, और फिर उसी को ही आप पेपर में लिखना, ठीक है ना। मतलब यहां पे कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझो। ये मत सोचना कि सर इंग्लिश में समझा रहे हैं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को जरूर सीखें, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज या वट। आप जितनी भाषाएं सीखोगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। हम हिंदी सीखकर कितना अपने इस भाषा के साथ में आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये तो हमारी काबिलियत और हमारे सब्जेक्ट के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक एडिशनल लैंग्वेज सीखने से आपके लिए और आयाम खुल जाते हैं, आपके लिए और रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर एक से ज्यादा भाषा सीखने का मौका मिले तो जरूर सीखना, कोई दिक्कत नहीं है यार, सीखना चाहिए, ठीक है ना। सो वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा लगे कि ये मैं करूं कि ना करूं, ठीक है, तो आप करके देख लेना। बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल है ना। अगर गलत साबित हो गए तो समझ जाना कि आपने जो सोचा था वो गलत था, है ना। और अगर सही हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वेल एंड गुड है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब हम सोचते हैं कि ये करूं कि नहीं करूं, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है ना, इधर इधर इधर। और लाइफ में ऐसा हमेशा होगा, ठीक है, कि आपको डिसीजन लेना होगा लेकिन आपका मन इधर उधर होता रहेगा। तो आप लेके देख लो, अगर गलत हो गया आगे, ठीक है, आपके साथ, चाहे वो सोशल डिसीजन हो, चाहे वो कुछ और फाइनेंशियल डिसीजन हो, या ना एवरीथिंग, एंड बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं, है ना। कई बार क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं, जैसे कहें कि बच्चे लोग क्या कहते हैं ज्यादा परेशान होते हैं, खासकर ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं, ठीक है, यहां जाऊं कि नहीं जाऊं, राइट। तो देख लो उसमें क्या है। अगर थोड़ा बहुत भी गलत डायरेक्शन जाने लगे तो समझ जाना कि दैट ट्रैक इज रॉन्ग, पीछे आ जाओ वापस, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स हम लोगों को सिखाता है, मैंने तो सीखा है। अभी आप लोग कितना अप्लाई करते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं करता हूं इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो कैसे वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना था? जो प्रूफ करना था उसका उल्टा मानना है। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है आपको दिखाना है कि किसी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। अभी आप मान लोगे कि यूनिक नहीं होती है, तो अभी यूनिक नहीं होती है तो इसका मतलब एक की जगह दो होंगी, राइट। तो यही करना है। लेट L and M be two distinct limits of the sequence Sn n is equals to 1 to infinite, ठीक है। दो मान ली, हमें यूनिक दिखाना है ना, हमने उल्टा मान लिया कि भैया दो हैं, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है। नाउ लेट मॉड्यूलस ऑफ L माइनस M इज ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों अलग अलग हैं तो डेफिनेटली दोनों का जो डिफरेंस होगा, है ना, वो हमेशा ही उसका मॉड्यूलस पॉजिटिव होगा, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लो आपने 2 और 3 माना, तो 2 और 3 को जब माइनस करोगे तो आपके पास में -1 आएगा, तो इसका जब मॉड्यूलस लोगे तो दैट मॉड्यूलस इज इक्वल टू +1 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब हम उनका डिफरेंस हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो विद्यार्थियों ये तो हो गया क्या कि हाँ ठीक है, जो आपका सीक्वेंस है आपने उसकी 2 लिमिट्स मान ली, बहुत अच्छी बात है। ये डिफरेंस भी पॉजिटिव था। आपने माना कि सपोज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ L माइनस M। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो आप इसे एप्सिलॉन के बराबर मान सकते हो। आपने एक फिक्स कर दिया कि हाफ ऑफ L माइनस M मॉड्यूलस के बराबर है एप्सिलॉन। ये आप लेट कर रहे हो, मान रहे हो अपनी मर्जी से। चलो अब केस नंबर 1 पर आते हैं। नाउ द केस नंबर 1 सेज दैट when L is the limit of the sequence Sn, right, then given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m1 equal to m1 depends on epsilon such that modulus of Sn minus L is less than epsilon
वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल m1। हमने कुछ नहीं करा है बच्चों, ये जो पूरी की पूरी चीज है ये डेफिनेशन है किसकी, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की। और क्योंकि हमने दो लिमिट मानी है तो हम बारी बारी से दोनों को लिमिट की डेफिनेशन में फिट करेंगे। तो जब L लिमिट है L की, तो उस L लिमिट के लिए एप्सिलॉन होगा, और इस एप्सिलॉन के लिए इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ एक इंटीजर होगा m1, और कुछ इस तरह से होगा कि Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल m1। देखो इसका मतलब ये होता है कि आप एक नंबर फिक्स करते हो पहले एप्सिलॉन, ठीक है, और फिर ये कहते हो कि इस एप्सिलॉन नंबर के लिए जब हम ये शर्त लगाएंगे, कौन सी, Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक, तो इस एप्सिलॉन को अगर आप फिक्स करते हो तो इस एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मतलब नंबर जरूर मिल जाएगा काइंड ऑफ m1 टाइप का, कि उस m1 से बड़े जितने भी ये n होंगे, ठीक, उन Sn माइनस L की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी रहेगी, ठीक है, राइट। अब जैसे मैंने वैसे जब आपको लिमिट वाला टॉपिक समझाया था तो उसके साथ में कई सारे एग्जांपल्स भी बताए थे, तो आप अगर आपको ये अभी भी डाउटफुल हो तो उन एग्जांपल को जाके देख लेना कि इसमें n कैसे रोल प्ले करता है, L कैसे रोल प्ले करता है, और एप्सिलॉन कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो भाई ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये कब, जब आपने L को लिमिट माना। सिमिलरली व्हेन m इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn, n is equals to 1 to infinite, then given epsilon is greater than 0, there exists a positive integer m2 depends on epsilon such that Sn minus m is less than epsilon, n is greater than equal m2। आपने इसको नाम दे दिया 2। अभी ध्यान देना कि ये डेफिनेशन जब L सीक्वेंस की लिमिट थी, ये डेफिनेशन जब m सीक्वेंस की लिमिट थी, ठीक है ना, और दोनों ही केसेस में आपको दो चीजें मिल गई हैं, m1 और m2, दो पॉजिटिव इंटीजर जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक सपोज m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2। मान लिया हमने कि जो m है, m वो m1 और m2 इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसके बराबर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो m1 है वो 5 था और जो m2 है वो 7 था। हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए। तो भैया जब m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2 निकालोगे, ठीक है ना, ये तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो भी इनमें से बड़ा नंबर होगा वो आएगा। मतलब जो आप m मान रहे हो वो m किसके बराबर मान रहे हो, ये m बराबर 7 के बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों शर्तें थी इक्वेशन 1 और 2 की, वो क्या थी कि ये n जो है ना, ये वो नंबर हैं जो m1 या m2 इनसे बड़े हैं, मतलब बड़े हैं बारी बारी से अलग अलग केस में। तो अगर मैं कहूं कि क्या ये जो n है ना, मान लीजिए कि यहां पर जो 7 है वो इन दोनों में बड़ा था, तो डेफिनेटली ये जो n होगा ना वो 7 से बड़े जो होंगे उनके लिए भी लागू होगा, ठीक है भाई। जैसे मान लो कि यहां पे 5 था और ये 7 है, तो ये सभी जो n हैं जो 5 से बड़े हैं वो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं, और ये सभी जो n हैं जो 7 से बड़े हैं या बराबर हैं वो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 वाली कंडीशन यहां डाल दें तो यहां पर ये जो n है, ठीक, जो 5 से बड़े थे वो 6 भी थे, 7 भी थे, 8 भी थे, 9 भी थे, उन सब n के लिए पूरा कर रहे थे। तो इसका मतलब इसमें वो n भी हैं जो 7 से बड़े या बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों शर्तें 7 के लिए भी पूरी हो रही हैं। किसके लिए पूरी हो रही हैं? 7 के लिए भी पूरी हो रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देन m इज ग्रेटर देन इक्वल m1 एंड ग्रेटर देन इक्वल m2। तो जो m है वो m1 और m2 दोनों से ही बड़ा या बराबर हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। एंड हेंस Sn minus L is less than epsilon when n is greater than equal m।
एस एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल एम। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम m1 और m2 की जगह पर m भी लिख दें, ठीक है ना, तो भी क्या कहते हैं, दोनों के लिए जो कंडीशन है वो लागू रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, लिमिट वाली, ठीक है। इसको 3 और 4 नाम दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहां तक की कहानी ठीक है। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, हाँ ठीक है ना। नाउ यहां पर लिखिएगा, नाउ मॉड्यूलस ऑफ L माइनस एम, इसको हम लोग एस एन को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया बीच में, फिर इस मॉड्यूलस को तोड़ दिया 2 पार्ट में। तो जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे इस तरह से, तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस की, ठीक, कि जब भी क्या कहते हैं आप मॉड्यूलस a प्लस बी करोगे और इसको तोड़ोगे तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b, ये आ जाता है। तो उस हिसाब से ये टूट गया। इसको हम लोगों ने लिख दिया मॉड्यूलस एस एन माइनस एल और इसको एज इट इज रहने दिया। अब हम इसकी जगह पर और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो जरा, दोनों की जगह पर एप्सिलॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों की जगह पर बड़ी चीज लिखने वाले हैं एप्सिलॉन, क्योंकि इन दोनों से बड़ा है ना एप्सिलॉन। तो अगर यहां बड़ी चीज लिखेंगे तो ये जो लेस देन इक्वल का साइन है ये ग्रेटर देन में बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप बड़ी चीज लिख रहे हो। तो जैसे आप लोगों ने यहां पर लिखना है तो ये ऐसे आ जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो ये मिलके हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, ठीक है। नाउ एप्सिलॉन की जो वैल्यू है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ L माइनस एम है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ L माइनस एम लेस देन मॉड्यूलस ऑफ L माइनस एन, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसी चीज है और एक छोटी हो एक बड़ी हो, ये तो संभव ही नहीं है। सो दैट्स वाई हम एक गलत रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। और इस गलत रिजल्ट पे हम कब पहुंचे हैं, इस गलत रिजल्ट पर हम तब पहुंचे हैं जब हमने L और M दोनों को ही सीक्वेंस की लिमिट मान लिया था, जबकि रिजल्ट ये कह रहा था कि सीक्वेंस की लिमिट यूनिक है, ठीक है ना, सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है, और हमने मान लिया उल्टा। तो जब हम उल्टा मान के चले तो हम एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचे जो कि मैथमेटिकली गलत है, कि कोई नंबर अपने आप से ही छोटा कैसे हो सकता है, ठीक है ना, छोटा बराबर भी नहीं, छोटा कैसे हो सकता है। तो हम एक गलत रिजल्ट पर पहुंचे, और गलत रिजल्ट पर पहुंचे इसलिए जो हमने माना था शुरुआत में कि भैया, ठीक है, क्या, कि भैया L और M 2 लिमिट्स हैं, वो गलत सिद्ध हो गया। तो अब अगर जो माना था वो गलत सिद्ध हो गया तो इसका मतलब 2 नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। सो दैट्स वाई यही हम लोगों को प्रूफ करना था। और सो विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस वी मस्ट हैव L इज इक्वल टू M, दैट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिक, ठीक। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है या फिर ये जो थ्योरम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए, अब वैसे तो अपने आप में ये एक थ्योरम जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी है, बिकॉज देखो, मजाक मजाक में कह रहा हूं, इसको दिल पे मत लेना, और इसको है ना हंसी मजाक के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, आज से कितने हैं 13 साल पहले मेरे को एक लड़की पसंद आई, मैं उसको प्रपोज कर दिया, तो शादी कर लिया। अभी मेरे को लग रहा है कि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अब इसमें क्या है कि पीछे नहीं आ सकते हो आप, मजाक कर रहा हूं, है ना, पता चले कि तुम मेरी पत्नी से जाके बताने लगो, देखिए मैडम क्या बोल रहे हैं सर, घर में लड़ाई करवा दो मेरे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि, या फिर आप इस थ्योरम को अपने, या फिर इस प्रूफ को जो आप इसमें कॉन्सेप्ट यूज करा है उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। कैसे भाई, आपको दिक्कत है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, लेट इट सपोज, मान लेते हैं कि ऐसा है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा समय चलते हो उस डिसीजन के साथ में, तो आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लगते हैं कि भैया ये एक सही था कि डिसीजन सही नहीं था। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप बैक में आ सकते हो, लेकिन लाइफ का डिसीजंस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि, खैर कई लोग ये भी कर लेते हैं कि ठीक है अब नहीं रहना साथ में, जाओ तुम फलाना ढंग का, ऐसा है, पर दिस इज नॉट राइट। अरे भाई जो करना है थोड़ा सा पहले कर लो, चेक एंड बैलेंस, सिंपल सी बात है यार, लाइफ का सवाल है। टेस्ट योर हॉबीज, टेस्ट योर क्या कहते हैं जो भी प्रायोरिटीज हैं उनको टेस्ट करो, उसके मतलब टेस्ट कर लो, उसके बाद कर लो, उसके बाद में इतना बड़ा डिसीजन लो। अदरवाइज बाद में
लाइफ में क्या होता है, बैक आना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। और कई जगह पर फिर क्या होता है कि व्यक्ति या तो निराशा में चला जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, या कई बार क्या कहते हैं अपने आप को हार्म कर लेते हैं बच्चे। तो वो सब नहीं होना चाहिए यार, पहले ही करो सबकी जो भी करना है, सारी चीजें टेस्ट कर लो पहले अच्छे से ही, सामने वाला व्यक्ति कैसा है ना। अदरवाइज बाद में लड़ाई झगड़ा हो और उसके बाद में पूरा का पूरा परिवार सफर करे, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, तो ये लाइफ का एक मैसेज भी था जो इस थ्योरम के साथ में आपके सामने आ गया है। ठीक है, अभी इसी थ्योरम को अच्छे से पढ़ो, समझो, बिकॉज इसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं और इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। हम जल्दी नया वीडियो लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तो ये लाइफ का मैसेज भी है। ठीक है, और बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत सारी पढ़ाई करिए और अपने आसपास अवेयर रहिए, बिकॉज देश में अभी थोड़ा सा एक जो माहौल है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कुछ हार्ड डिसीजन ले रही है जो कि कई लोगों को या फिर कुछ लोगों को, है ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पसंद आ रहे हैं। तो कई जगहों पर दंगे फसाद की खबरें आप लोग सुनते रहते होंगे। तो आसपास के लोगों पर नजर रखिए कि कुछ अनवांटेड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून व्यवस्था को खराब करने वाली अगर स्थितियां बन रही हैं तो तुरंत अपने थाने को इन्फॉर्म करिए, अपने नियरेस्ट थाने को, पुलिस को इन्फॉर्म करिए कि यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा। आपको अपने आसपास नजर रखनी होगी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज आपके पास एक ही देश है। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। छोटों का ध्यान रखिए, बड़ों की इज्जत कीजिए हमेशा।